हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज हम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध आंदोलनों के विषय में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति से, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानी जाती है, ये पहला ऐसा विद्रोह था जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र रूप में किया गया था। इसमें शस्त्रों का प्रयोग किया गया था और ये विद्रोह जो था वो विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक लगातार चला। इस विद्रोह के आरंभ में छावनी क्षेत्रों में छोटी छोटी झड़पें और आगजनियां हुआ करती थीं, पर आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्हीं में से एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला करके उनकी हत्या कर दी, जिसके फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई और 34वीं देशी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उसके बाद नील विद्रोह आता है, जो 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेकों जगह पर अनेक प्रकार से किसानों द्वारा किया गया। बहुत सारे किसान आंदोलन चले उस समय में, जैसे नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रहा वो 1859 से 60 में जो बंगाल में नील विद्रोह किया गया किसानों के द्वारा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि पहला संगठित और सर्वाधिक जुझारू विद्रोह ये रहा अपने समय में। इस समय हुआ क्या कि जो यूरोपीय बाजार थे उसमें नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बंगाल के किसानों को ज़बरदस्ती नील उत्पादन के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि ये खेती उनके लिए लाभकारी नहीं थी। और जो किसान थे वो क्योंकि निरक्षर थे तो उन्हें थोड़ा ही पैसा देकर उनके साथ करार किया जाता था और चावल की खेती के लायक जो ज़मीन थी उस पर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। और किसान अगर उस करार को वापस करके पैसे वापस देकर अपने शोषण से मुक्ति पाने की कोशिश करते थे, तो उन्हें जो उत्पादक का एक समूह था वो अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं और बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करके इस तरह के अनावश्यक अत्याचार उनके ऊपर करते थे और ऐसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। अब इसके बाद आता है 1905 का बंग भंग आंदोलन, जो बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। इसका निर्णय जो था वो तत्कालीन भारतीय वायसरॉय जो थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा लिया गया और इसका उद्देश्य जो था वो अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो शासन करो, और इसी कारण ये लोग एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना चाहते थे और उसी कारण इन्होंने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया और इसके फलस्वरूप एक विद्रोह उत्पन्न हुआ और 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हो गया। और इस विभाजन से जो उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति उत्पन्न हुई और जो जनता का बहुत ज़्यादा दबाव रहा, उससे 1911 में दोनों तरफ के जो थे पूर्वी और पश्चिमी हिस्से जो थे बंगाल के, उनको एक किया गया। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास एक छोटा सा बागीचा है, जहां पर 13 अप्रैल 1919 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को गोलियां चलाकर मार डाला और हजारों लोग इसमें घायल हुए और ये बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न हुई उस समय और जनता में बहुत रोष भी था इस कांड के कारण। फिर मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेता इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी से उन्होंने बातचीत करना प्रारंभ किया। फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने और जो दूसरे नेता थे उनको भी इस बात के लिए मना लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाए और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया जाए। और ये आंदोलन जो था खिलाफत आंदोलन, ये जनवरी 1921 में समाप्त हुआ। इसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करते हैं
जो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई जागृति प्रदान की गई। जलियांवाला बाग नरसंहार के साथ और भी जो घटनाएं हो रही थी, उसके बाद गांधी जी ने यह बात अनुभव की कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई भी संभावना अब बाकी नहीं रह गई। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। ये आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी भी हिल गए थे। अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां पर 5 फरवरी सन 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और उस पुलिस चौकी में छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण जो असहयोग आंदोलन था अब वो उपयुक्त नहीं रह गया और इसी वजह से उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया। और चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का जो मुकदमा था वो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लड़ा गया और उन जो लोग उसमें अभियुक्त थे उनको वो बचा कर ले गए। ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उस समय नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। इसके बाद आती है बात नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की। वो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें गांधी जी के साथ साथ 78 लोगों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल मार्च किया था और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था। भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में उस समय क्या किया गया कि नमक के उत्पादन और विक्रय पर बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, तो इस कानून को हटाने के लिए उन लोगों ने नमक सत्याग्रह किया। इस कानून के अगेंस्ट जिन भी सत्याग्रहियों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने बहुत लाठियां खाई, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं मुड़े, रुके नहीं और उन लोगों ने अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया और फिर 1 साल तक ये इनका आंदोलन चला और 1931 में गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद ये सत्याग्रह खत्म हुआ और इसी के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ। इसके बाद सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। वो भी गांधी जी के ही नेतृत्व में हुई और ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। इसमें पूर्ण देश ने भाग लिया और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में ये एक साथ शुरू हुई और इसने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव को हिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की। उसके बाद बात करते हैं हम चिपको आंदोलन की। ये आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था और भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की जो कटाई हो रही थी उसके अगेंस्ट ये आंदोलन स्टार्ट किया था और इस आंदोलन में की जो शुरुआत थी वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में 1970 में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया और 1 दशक के अंदर अंदर ये पूरे उत्तराखंड में फैल गया। चिपको आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें बहुत भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। और इसमें किया जाता था कि जब पेड़ काटने के लिए कर्मचारी आते थे तो स्त्रियां या बच्चे उस पेड़ को चिपक कर खड़े हो जाते थे और उस पेड़ को कटने से बचा लेते थे। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान में हुआ। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका प्रमुख लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। 1929 तक भारत को ये कंफर्म हो गया था कि ब्रिटेन के इरादे जो हैं वो जो उन्होंने डिक्लेरेशन की है कि वो औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ उसकी उस घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।